वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ढेर सारे टॉपिक्स आज करने वाले हैं। एंड जो टॉपिक्स में लेके आई हूँ वो सारे ही टॉपिक्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लाइक बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, बिकॉज उनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं, राइट। एंड मैं आपको बता दूं, इससे पहले के सेशंस में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं यूनिट 4 से ही, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से। अगर आपने नहीं देखा है तो you can go through my channel and you can watch all the videos, right? And we are preparing for NTA UGC NET ZARP 2022, right? And ये सारे जो भी कंटेंट्स हैं, जो जो चीजें हमें पढ़नी थी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमने पढ़ लिया है, फंडामेंटल्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर भी हमने बात कर ली है, पढ़ लिया है, मोटिवेशन एंड कॉन्सेप्ट्स की बात हमने की थी, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की बात की थी, एंड लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव्स के कुछ अभी पार्ट रह गए हैं, लीडरशिप पे भी बात करेंगे। सो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स प्रीवियस सेशंस में कवर किए गए हैं, आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, राइट। सो आई एम कमिंग टू द स्लाइड वेयर आई हैव टू स्टार्ट टुडे। लेट मी गो थ्रू, राइट। ऑलराइट, सो हमने जेड थ्योरी लास्ट सेशन में किया था, जेड थ्योरी तक हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की एंड चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करेंगे, राइट। सो विल सी हियर। आई गेस हमने लास्ट सेशन में ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी भी बात कर लिया था एंड चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे भी हमने बात की थी, राइट। सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। क्या डेफिनेशन है ग्रुप का, उस पर बात करेंगे। अ ग्रुप इज डिफाइंड एज टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट who have come together to achieve particular objectives. So ग्रुप का क्या मतलब होता है, ग्रुप क्यों बनाया जाता है। सो ग्रुप, जब भी आप ग्रुप की बात करेंगे वहां पर एक ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, राइट। एंड ग्रुप किसको बोलेंगे हम, ग्रुप बोलेंगे जहां पर दो या दो से अधिक लोग हैं, वो होता है ग्रुप, राइट। एंड ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं ग्रुप में, तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की सहमति से कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ग्रुप के, आप पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन के सहमति से नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप इंटरडिपेंडेंट, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं इंटरनली, एंड सारे ग्रुप मेंबर एक दूसरे से सहमत ना हो, ठीक है। तो दैट इज वाई दे इंटरैक्ट विथ वन अनदर एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, एंड दैट इज वाई दे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स विद इन दी, एक दायरे के अंदर रहकर वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। विल सी नेक्स्ट, ग्रुप कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप्स, दोज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर्मल ग्रुप, जो ग्रुप होता है वो फॉर्मल भी हो सकता है और एंड वो इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल ग्रुप्स दोज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद डिजिग्नेटेड वर्क असाइनमेंट्स एस्टैब्लिशिंग टास्क, ठीक है। सो फॉर्मल ग्रुप का क्या काम होता है, तो दोज डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो फॉर्मल ग्रुप के अंदर देखेंगे कि ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ग्रुप का, वो डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विद designated work assignments establishing task, right. And the behavior that one should engage in are stipulated by and directed towards organizational goals. So उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है,
ठीक है, behaviors that one should engage in are stipulated by the directed towards organizational goals. So वो organizational goals की तरफ एक directed होते हैं, उनका direction क्या होता है, उनके वो किस तरफ से उनका जो उनको direction दिया जाता है कि आपको organization के goal को अचीव करना है, so उनके behavior में ये सब चीजें डाली जाती हैं, right? As a group member, as a team member, you'll have to achieve the organizational goals, right? And उस organizational goal को अचीव करने के लिए एक निश्चित टाइम, एक निश्चित डायरेक्शन दिया जाता है, एक कहते हैं कि डायरेक्शन निर्धारित किया जाता है, उनके अंदर वो बिहेवियर इनबिल्ड किया जाता है, उस बिहेवियर को उनको प्रमोट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है उनको, राइट? तो दिस इज द ग्रुप and airline flight crew is an example of a formal group. So इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखने को आप चाहते हैं कि फॉर्मल ग्रुप का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो दैट इज एयरलाइन क्रू. यू कैन सी एयरलाइन फ्लाइट क्रू. बी, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, विल सी हियर. Alliances that are neither formally structured nor organizationally determined. सो इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड होता है, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी तरह के डिटर्मिनेशन के अंदर नहीं होता, किसी तरह का डिटर्मिनेशन नहीं होता और डिटर्मिन नहीं किया जाता है, राइट? एंड नेचुरल formations in the work environment in response to the need for social contact. 3, employees from different department who regularly eat lunch together is an informal group. So यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि आप जस्ट लाइक फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है. तो एक एग्जांपल से समझेंगे कि जो फ्लाइट के क्रू मेंबर होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पर्टिकुलरली बताया जाता है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है. जब फ्लाइट पे जब बोर्ड करेंगे पीपल तो आपको क्या डायरेक्शंस देनी है, ठीक है? तो वो स्ट्रक्चर्ड होता है, एक फॉर्मल वे में वो लाइंड अप होते हैं, फॉर्मली चीजों को करते हैं. वहीं पर अगर आप इनफॉर्मल का एग्जांपल देखना चाहें तो इनफॉर्मल का बेस्ट एग्जांपल है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से पीपल लंच के टाइम पे मिलते हैं, बात करते हैं एंड गॉसिप्स करते हैं, फिर अपने अपने डिपार्टमेंट पे अपने अपने काम को चले जाते हैं. दैट इज इनफॉर्मल ग्रुप, राइट? एंड देखेंगे लास्ट वन. इट इज पॉसिबल टू सब क्लासीफाई ग्रुप्स एज कमांड, टास्क, इंटरेस्ट और फ्रेंडशिप ग्रुप, राइट? So these were the that was the theory and examples for the group. Now we'll see stages of group development. क्या stages हैं group development के? We'll see here. The 5 stages are for group development. So वो क्या stages हैं? We'll see here. सबसे पहला stage है forming. ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के, अगर आप क्वेश्चन जाके देखेंगे तो फॉर्मिंग पे लाइक 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अगर आप देखेंगे तो उनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं. फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग का ये एक सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि इसका सही सीक्वेंस क्या है. पहले हम देखेंगे इसकी थ्योरी पार्ट को, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड अदर जो 3 हैं, उसके बेसिस पे आप ये भी देखेंगे कि इनका सही मैच क्या है, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है. तो मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मिंग पे, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग के, इस पे आपको वो पूछ लिया जाता है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है. सो यू विल हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, राइट? सो हियर विल स्टडी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी थ्योरी पार्ट. सो सबसे पहले दिया है स्टेजेस में फॉर्मिंग स्टेज. फॉर्मिंग स्टेज क्या होता है, विल सी हियर. कैटेगराइज्ड बाय अ ग्रेट डील ऑफ uncertainty about the group's purpose, structure and leadership, right? So characterized by the great deal of uncertainty about the group's purpose. So जो forming stage होता है उसमें uncertainty होती है about the purpose of group and structure and leadership. सो क्या कह रहे हैं, स्पेशली जब आप फॉर्मिंग की बात करेंगे तो जब किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं तो आप कैटेगराइज जब चीजों को करते हैं तो उसके लिए आप सर्टेन नहीं रहते हैं, आप अनसर्टेन रहते हैं अबाउट द ग्रुप्स, अबाउट द पर्पजेस, स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप. एंड ऑल्सो मेंबर्स आर ट्राइंग टू डिटरमाइन व्हाट टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर एक्सेप्टेबल. एंड वो ट्राई करते हैं कि किस तरह के बिहेवियर एक्सेप्टेड होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे इन द फॉर्मिंग स्टेज. विल सी थर्ड. Stage is complete when members have begun to think of themselves as part of group. So वहीं पर forming का process start हो जाता है. You can see
कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है जब मेंबर्स सोचना स्टार्ट कर देते हैं अबाउट देम, सब खुद के बारे में और एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। क्या कह रहे हैं कि फॉर्मिंग का जो स्टेज होता है उसमें चीजें अनसर्टेन रहती हैं अबाउट द ग्रुप्स पर्पस स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। वहीं पर मेंबर्स आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर दे आर एक्सेप्टेबल। सो क्या कह रहे हैं कि किस टाइप का बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा फॉर्मिंग स्टेज में, वो ट्राई करते हैं, उस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। एंड ऑल्सो उस जो फॉर्मिंग का स्टेज होता है वो कंप्लीट होता है तब जब जो मेंबर्स होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह से फॉर्मिंग होगा, क्या आउटपुट निकल के आएगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जब वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं अबाउट द ग्रुप एंड अबाउट देम सेल्फ इवन, वहीं पर वो स्टेज को आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मिंग स्टेज है, राइट। विल सी नेक्स्ट स्टॉर्मिंग स्टेज। वन ऑफ इंट्रा ग्रुप conflict, members accept the existence of the group, but there is resistance to constraint on individuality. So क्या कह रहे हैं, जहां पे स्टॉर्मिंग स्टेज होता है वहां पे जो वन ऑफ द इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ये एक तरह का एक इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक होता है इंटर ग्रुप, जहां पे एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, मतलब कई सारे ग्रुप होते हैं। उन ग्रुप के अलग अलग अपने 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 थॉट्स होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं एंड उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। बट यहाँ पे क्या बात करें स्टॉर्मिंग स्टेज में कि जो एक ग्रुप है, कोई सिंगल ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, हो रहा हो, एक दूसरे से वो सहमत नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। सो मेंबर्स एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुप। सो वहां पे जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज में, बट देयर इज रेसिस्टेंस टू कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअलिटी। सो वहां पे, लेकिन वहां पे एक तरह से की रुकावट होती है, एक रोक होती है टू कॉन्स्टेंट्स ऑन इंडिविजुअलिटी, राइट। एंड विल सी नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ओवर हु विल कंट्रोल द ग्रुप। सो उसमें कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का होता है स्टॉर्मिंग ग्रुप में, स्टॉर्मिंग जो स्टेज होता है उसमें किस टाइप का, जो इंट्रा ग्रुप, आपको समझ में आ गया कि ये एक इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं होते, वो खुद ही इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं रहते, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। सो वो कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है, लाइक तो उसमें क्या होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है दैट इज कि कौन ग्रुप को लीड करेगा, किसका कंट्रोल रहेगा ग्रुप में, ये इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाता है इंट्रा ग्रुप में। एंड विल सी व्हेन कंप्लीट there will be a relatively clear hierarchy of leadership. उसके बाद अब जब देखने को आपको मिलेगा फॉर्मिंग स्टेज पे एट लास्ट, जब आपको लगता है कि एट लास्ट आपको क्या देखने को मिला, क्या उसका आउटपुट है, तो यू सी दैट कि एक हिरार्की में आपको देखने को मिलेगा कि लीडरशिप की जो हिरार्की है, कौन किस कैटेगरी में आएगा, कौन किस कैटेगरी में आएगा, रिलेटिवली क्लियर हिरार्की ऑफ लीडरशिप विद इन द ग्रुप। सो एक तरह से हिरार्की में फिर वो चीजें देखने को मिलती है, राइट, कि कौन क्या चीज क्या संभाल रहा है, किसको क्या टास्क दिया गया है, ठीक है, एक एज अ लीडरशिप कौन किस पोजीशन पे है, कौन किस नंबर पे है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, राइट। नॉर्मिंग स्टेज क्या होता है, विल सी हियर। on in one in which though close relationships develop and the group demonstrates cohesiveness. So यहाँ पे जो नॉर्मिंग स्टेज होता है वहां पे आप नॉर्मिंग से समझ सकते हैं कि जब चीजें नॉर्मलाइज होने लगती हैं उसके बाद से, ठीक है, जब एक नॉर्मलाइज सिचुएशन आ जाती है तब आप देखेंगे कि क्लोज रिलेशनशिप्स डेवलप एंड ग्रुप डिमॉन्स्ट्रेट्स कोहेसिवनेस। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं एक दूसरे के साथ एकजुट होकर के काम को करने के लिए सोचते हैं, ठीक है, उनका जो रिलेशनशिप होता है एक अच्छा वाला बन जाता है। देयर इज नाउ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एंड कैमराडरीज। तो उसके बाद देखेंगे कि जो एक मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, कोहेसिव हो जाता है, ठीक है, और लाइक जो ग्रुप की आइडेंटिटी है एंड कमराडरीज है, जो एक कहते हैं कि एक मित्रता होती है काम करने की, जो सहभागिता होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। अ स्टेज इज complete when the group structure solidifies and group has assimilated a common set of expectations of what defines correct member behavior. So आप
इस स्टेज को एक कंप्लीट मानेंगे जब आपको देखने को मिलेगा कि जो रिलेशनशिप है ग्रुप मेंबर्स का एक दूसरे के साथ कोहेसिव हो गया है, एकजुट हो गए हैं, ठीक है, एक एक सहचारिता की, सहभागिता का माहौल बन गया है, एक दूसरे के साथ एकजुट होके मजबूती के साथ खड़े हैं और गोल को अचीव कर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में पूरा का पूरा योगदान देते हैं, राइट। सो दिस इज द नॉर्मिंग स्टेज। The fourth one is performing. The structure at this point is fully functional and accepted. Performing मतलब आप performance, अब पहले आपका storming आया, ठीक है, पहले आपका फॉर्मिंग आया, फिर आपका स्टॉर्मिंग स्टेज आया, फिर आपका नॉर्मिंग स्टेज आया, अब आपका आया स्टेज परफॉर्मिंग का। अब यहाँ पे आप परफॉर्मेंस लेवल पे देखते हैं, ठीक है, इंप्लॉइज जो होते हैं ग्रुप के वो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट इज फुल्ली फंक्शनल एंड एक्सेप्टेड। ग्रुप एनर्जी हैज मूव्ड फ्रॉम गेटिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर टू परफॉर्मिंग। वो एक दूसरे को समझने लगते हैं कि किस तरह से परफॉर्म किया जाना चाहिए, किस तरह से परफॉर्म करेंगे तो अच्छा आउटपुट आएगा। दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। For permanent work group, performing is the last stage in their development. ठीक है, एंड लास्ट देखेंगे adjourning. For temporary committees, teams, task forces, and similar groups that have a limited task to perform, there is an adjourning stage. So वहां पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि for a temporary committees, teams, task forces, and similar groups that have a limited task to perform. अब वो ऐसा स्टेज आ गया जहां पर एक लिमिटेड काम बच गया ऑर्गेनाइजेशन के पास, जहां पे यू कैन से ग्रुप के पास लिमिटेड काम बच गया जिसको वो परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्निंग ग्रुप। जहां पे चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत काम रह गया है, ठीक है। एंड इन दिस स्टेज द ग्रुप प्रिपेयर्स फॉर इट्स disbandment. Attention is directed towards wrapping up activities. सो ऑलमोस्ट इस सेशन में आप देखेंगे, इस स्टेज में आप देखेंगे काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत काम रह जाता है। उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये एडजॉर्निंग फेज होता है, जहां पे वो अपने काम को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक्टिविटीज जो बहुत ही कम रह जाती हैं उसको ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके होते हैं। सो दिस इज द एडजॉर्निंग फेज। सो क्वेश्चन आपका जो आता है एग्जाम में, आपको थ्योरी पार्ट नहीं पूछेगा, सिर्फ इसके सीक्वेंस पूछे जाते हैं। तो आप सीक्वेंस याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एंड देन क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा फॉर्मिंग, फिर आपका स्टेज आएगा स्टॉर्मिंग, फिर आएगा नॉर्मिंग, फिर आएगा परफॉर्मेंस, एंड देन लास्ट में आएगा एडजॉर्निंग, ठीक है। सो ये स्टेजेस हमने देखे आज इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे मोटिवेशन एंड कॉन्सेप्ट्स के, समरी एंड इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर्स। सो ये सारे पार्ट्स को, इसके आगे का जो भी पार्ट है, नीड थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी, ये इन सारे थ्योरीज पे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। एंड मेरे सेशंस को, अगर आपको लगता है मेरे सेशंस आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इनको देख सकते हैं एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। अगर लगता है कहीं पे लैक कर रही हूँ, किसी भी चीज में आपको कमी नजर आती है, यू कैन लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।